So the second property of group 2, we are studying group 2 elements. So we are continuing from where we have stopped. The second property of group 2 metal जो है वो है reaction with, that is reaction with water. So as we have seen in physical properties that all their densities are much greater than one, ये हमने देखा था, इसलिए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पानी पे फ्लोट करे. So all of the group 2 metals, they all sink. तो all group 2 metals जो होते हैं, they sink. They none of them is going to float. Sink in water. And as we have seen that down the group reactivity increase करती है, down the group reactivity increase करती है, तो फिर मैग्नीशियम का जो रिएक्शन विद वाटर है, वी हैव स्टडीड दैट इन पीरियोडिसिटी चैप्टर एज वेल, कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर के साथ अगर आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करें तो रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो. इट इज वेरी स्लो. और इतना स्लो होता है कि इट टेक्स 2 to 3 days टू कलेक्ट 100 centimeter cube of hydrogen gas. In that case, the reaction with cold water, magnesium forms MgOH whole twice plus hydrogen, and magnesium hydroxide जो है ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है. तो ये जो है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल बेस, तो लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन है. अगर हम इसको फास्ट करना चाहते हैं तो हम मैग्नीशियम को फिर स्टीम से रिएक्ट करते हैं. स्टीम से रिएक्ट करें तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, इसका स्टेट सिंबल गैस होता है, तो इट फॉर्म्स MgO सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो मैग्नीशियम जो है उसको आप स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो फिर ये रिएक्शन होता है. लेकिन जब आप मैग्नीशियम से नीचे आते हैं तो एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज द लीस्ट रिएक्टिव, देन कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, देन स्ट्रोंशियम इज मोर रिएक्टिव, एंड बेरियम इज द मोस्ट रिएक्टिव. तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि दे ऑल रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर. और इस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्ट्रोंशियम इज मोर फास्टर देन कैल्शियम एंड बेरियम इज द फास्टेस्ट. तो ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, विगोरसली रिएक्ट करते हैं विद वाटर. वायलेंटली विद स्टीम या कोल्ड वाटर? वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आप इनको पानी में डालेंगे तो जैसे सोडियम रिएक्ट करता है वैसे ही कैल्शियम भी रिएक्ट करता है. और स्ट्रोंशियम रिएक्ट्स लाइक पोटाशियम एंड बेरियम रिएक्ट्स लाइक सीजियम, तो रुबिडियम. तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. और फिर ये लाइक ग्रुप 1 की तरह ही बिहेव करते हैं बाकी तीनों, लाइक ग्रुप 1. तो कैल्शियम को अगर आप कोल्ड वाटर में डालते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस हाइड्रोजन. ऑल्दो कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, फुली सॉल्युबल नहीं होता, तो कुछ पानी में डिजॉल्व हो जाता है और कुछ नीचे वाइट सॉलिड भी नज़र आता है आपको. और इसी तरह अगर आप स्ट्रोंशियम या बेरियम को रिएक्ट करेंगे तो बेरियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन. तो ये फुली सॉल्युबल होती है, और फुली सॉल्युबल होने के मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली. वेयर एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि ये वीक एल्कली होती है. तो इससे हमारे पास एक छोटा सा ट्रेंड और. जी जी बेटा. तो इससे हमारे पास एक चीज और भी आ गई. एक तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती देख रहे हैं हम,
दूसरा हमें एक चीज और भी नजर आ रही है, और वो है ट्रेंड इन सॉलिबिलिटी, ट्रेंड इन solubility of group 2 hydroxides। ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी का जो ट्रेंड है वो हमारे सामने आ रहा है। तो अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन स्ट्रॉन्शियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है हमें नजर आ रहा है वो ये है कि देयर solubility increases down the ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए उनके हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। दैट्स वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लीस्ट सॉल्युबल था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे ज़्यादा सॉल्युबल था लेकिन स्पेरिंगली था, और स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड फिर फुली सॉल्युबल है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड उससे भी ज़्यादा सॉल्युबल है। और इस तरह से अगर आप देखें, ठीक है जी, तो solubility of group 2 hydroxides increases down the group from magnesium to barium, and strontium and barium are good strong alkalis like sodium potassium hydroxides, they are strong alkalis। तो इनकी pH जो है वो हम 13 और 14 एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक एल्कली है, इसकी pH इज नियरली 8 to 9, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल बेस है, इसलिए हम उसको पीएच में काउंट नहीं करेंगे। तो ये था जी रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद जी हम चूंकि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स के साथ हमने एक और ट्रेंड भी इसमें स्टडी करना है, और वो है ट्रेंड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स, ग्रुप 2 सल्फेट्स। तो ये जो है इसका भी ट्रेंड हमने डिस्क्राइब करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो A2 के कोर्स में आएगी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोक्साइड की भी, वो इंशाल्लाह A2 में जब आप शुरू करेंगे तो पहले ही चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रेंड इन ग्रुप 2 सल्फेट्स, सो वी जस्ट नीड टू डिस्क्राइब, हमने A1 में P1 और P2 के लिए बस वी जस्ट नीड टू डिस्क्राइब दिस ट्रेंड, but why this change will occur will be studied in A2 course. So trend in solubility of group 2 sulfates is opposite to that of, it is opposite to hydroxides, यानी कि हाइड्रोक्साइड और सल्फेट की solubility का जो ट्रेंड है वो ऑपोजिट होता है। एंड व्हेन आई से ऑपोजिट, इसका मतलब है कि सल्फेट्स की जो solubility है वो नीचे आते हुए डिक्रीज करेगी, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 2। तो इस रूल के मुताबिक, इस ट्रेंड के मुताबिक मैग्नीशियम सल्फेट इज फुली soluble, it is more soluble than calcium sulfate, and calcium sulfate is more soluble than strontium sulfate, and strontium sulfate is even more soluble than barium sulfate। तो अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट को पानी में डालेंगे तो आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगी। कैल्शियम सल्फेट जैसे उसका हाइड्रोक्साइड भी स्पेरिंगली था, ये भी स्पेरिंगली ही है, कुछ डिसॉल्व होगा और कुछ नीचे बैठ जाएगा स्पेरिंगली। लेकिन स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल कर जाएगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा।
तो इसीलिए आपको याद होगा कि अगर अभी आपने ओ लेवल में पढ़ा भी था कि सल्फेट का अगर टेस्ट करना हो तो उसके अंदर आप बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और सल्फेट मिलके बनाते हैं बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि आपके पास सोल्यूशन में सल्फेट था। तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑपोजिट है टू द हाइड्रोक्साइड्स। ऐसा क्यों होता है कि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है? ये हम A2 में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ P1 P2 में इसकी सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर वो कहे कि जी आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है, अगर पानी में डिजोल्व करें मिक्सचर को तो एक वाइट प्रेसिपिटेट नजर आएगा, तो वो किस चीज का होगा? तो वो आप बताएंगे जी वो बेरियम सल्फेट का होगा। तो फिर सोल्यूशन को फिल्टर करके जो बाकी सोल्यूशन है उसमें कौन सा सॉल्ट होगा? तो वो मैग्नीशियम सल्फेट होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट डिजोल्व हो जाता है, जबकि बेरियम सल्फेट पानी में डिजोल्व नहीं होता है। तो इस किस्म के वो जो है वो ले लेता होता है क्वेश्चन को, कि सिर्फ ट्रेंड से ही आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी इसके अंदर, ग्रुप 2 के अंदर, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स। और इसमें कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी हमने थर्मल स्टेबिलिटी स्टडी करनी है? नंबर ए, कार्बोनेट्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स, तो नंबर 1 इज कार्बोनेट्स एंड नंबर 2 इज नाइट्रेट्स। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी। व्हेन वी से थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब है कि हमने इनको हीट टू डीकंपोज करने की कोशिश करनी है। वी विल हीट टू डीकंपोज। तो इसमें जो ट्रेंड है दोनों का वो सेम है, चाहे कार्बोनेट के लिए निकालें या नाइट्रेट के लिए। और वो कुछ यूं है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो नीचे आते हुए ग्रुप 2 में थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट ले लें या नाइट्रेट ले लें, दोनों का ट्रेंड सेम है, कोई अपोजिशन नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट एंड नाइट्रेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो अगर नीचे आते हुए स्टेबिलिटी बढ़ती है तो फिर अगर हम कार्बोनेट्स में लें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate is less stable than strontium carbonate, and strontium carbonate is less stable than बेरियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरियम कार्बोनेट जो है ये मोस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल का मतलब हुआ कि ये डू नॉट डीकम्पोज, ये डीकम्पोज नहीं करेगा ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीट, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट के ऊपर भी, ठीक है, ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीट पे भी ये डीकम्पोज नहीं करेगा। और इट इज सीन कि ये स्टेबल होता है नियरली टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज मैग्नीशियम कार्बोनेट इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल है, इजीली डीकम्पोज कर जाता है, इजीली डीकम्पोजेज ऑन स्लाइट हीट, थोड़ा सा ही हीट करें तो ये डीकम्पोज कर जाता है। और डीकम्पोज करने का मतलब है कि फिर आप इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हुए देखेंगे। तो अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट है और मैं उसको हीट करता हूँ टू 200 और 300 डिग्री सी, तो सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट डीकम्पोज करेगा, बेरियम कार्बोनेट डीकम्पोज नहीं करेगा। और अगर हम इस मिक्सचर को ग्रेजुअली हीट करते हुए 2000 डिग्री तक चले जाएं तो फिर बेरियम कार्बोनेट बाद में जो भी डीकम्पोज कर जाएगा। लेकिन अगर जो है वो थोड़ा सा हीट करते हैं
तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो चूंकि ऊपर है और उसका स्टेबिलिटी कम है, इसलिए वो इजीली डिकम्पोज करेगा, जो एज बेरियम कार्बोनेट उस वक्त स्टेबल टू हीट होगा, वो डिकम्पोज नहीं करेगा। अब यही चीज़ अगर हम नाइट्रेट के अंदर भी देखेंगे, क्योंकि हमने कहा ये दोनों का ट्रेंड सेम है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो लीस्ट स्टेबल है। MgNO3 whole twice is less stable than calcium nitrate, सेम ट्रेंड है। Calcium nitrate is less stable than strontium nitrate, and strontium nitrate is less stable than barium nitrate। तो ये दोनों बातें दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाती हैं। तो नीचे जी, तो नीचे आते हुए कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी टू हीट। की डिकम्पोजिशन कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? जी, अब प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। जब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो इजीली डिकम्पोज कर रहा है, तो उसकी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये इसके ऊपर उसका मोल्स के सवाल भी आपने किए हुए हैं। जब आप मोल्स करते थे तब मैं आपको इक्वेशन लिखवाता होता था। तो इसकी डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। ग्रुप 2 का कोई भी मेटल कार्बोनेट लें, यहाँ M स्टैंड्स फॉर मेटल, जो भी ले लें आप, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जब आप उसको हीट करेंगे तो उससे मेटल ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये आपका सॉलिड रेजिड्यू होगा हीट करने के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की फॉर्म में निकलती है। तो आप यहाँ CaCO3 लोगे तो CaO प्लस CO2 बन जाएगा, MgCO3 लोगे तो MgO प्लस CO2 बन जाएगा। इसी तरह ग्रुप 2 के जो नाइट्रेट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन देखें, तो उनका जनरल रिएक्शन है जी MnO3 होल ट्वाइस सॉलिड। उसको जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से इससे भी मेटल ऑक्साइड सॉलिड रेजिड्यू बनेगा, लेकिन इसमें दो गैसेस बनेंगी, 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो ये गैसियस मिक्सचर है, और इसमें ये नोट रखें कि NO2 जो है ये ब्राउन गैस होती है। सम टाइम सिर्फ ब्राउन, मतलब वो गैस ब्राउन गैस के ऊपर सवाल दे दे तो फिर आपने सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे रखना है। और ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस होती है। तो अगर वो क्वेश्चन में कलरलेस गैस के बारे में पूछे तो फिर सिर्फ ऑक्सीजन की कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन अगर कहे मिक्सचर ऑफ गैसेस तो फिर दोनों लेना पड़ेगा। तो ये इस पे मोल्स के सवाल काफी बनाते होते हैं वो। सम टाइम वो रेजिड्यू पे सवाल दे देता है, सम टाइम वो मिक्सचर ऑफ गैसेस के वॉल्यूम पे दे देता है, सम टाइम वो ब्राउन गैस के अमाउंट पे दे देता है, सम टाइम वो कलरलेस गैस के ऊपर दे सकता है। तो ये इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। तो अगर आप, लेकिन आप देख लें कि बेरियम कार्बोनेट या बेरियम नाइट्रेट अगर होगा और उसमें कोई इससे ऊपर वाला कार्बोनेट या नाइट्रेट होगा, तो जो ऊपर वाला है वो पहले डिकम्पोज करेगा। बेरियम के कार्बोनेट और नाइट्रेट आर यूजुअली स्टेबल टू हीट। तो सवाल को जरा गौर से पढ़ लीजिएगा कि कितनी हीट पे वो लेके गया है। अगर वो कहता है कि जी इट इज स्ट्रांगली हीटेड फॉर द मिक्सचर टू बी डिकम्पोज कंप्लीटली, तो फिर जारी बात है उसमें बेरियम भी डिकम्पोज होगा। लेकिन अगर जो है उसने कहा कि जी वन ऑफ देम विल डिकम्पोज एंड अदर विल नॉट, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाला है वो डिकम्पोज करेगा और जो नीचे वाला बेरियम या स्ट्रॉन्शियम है वो डिकम्पोज नहीं करेगा, और फिर कैलकुलेशन उसके मुताबिक कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये जो है आपकी ग्रुप 2 के थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स भी हमने देख लिए। अगेन मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसकी जो ट्रेंड है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन कि ये ऊपर से नीचे आते हुए स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, ये भी A2 में
जाते साथ ही पहले चैप्टर के साथ ही हम इसको लिंक करते हुए पढ़ लेंगे। तो लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ इतना ही करेंगे कि इसके ट्रेंड्स क्या है।